नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष 10 मिनट शो के साथ। हिस्ट्री का ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम 10 मिनट शो में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपद काल कवर कर चुके हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम महाजनपद काल के जितने भी प्रमुख वंश थे उन सबको देखेंगे। पहले पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाएंगे ताकि एक ही बार में ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाए और रिवीजन भी अच्छे से हो सके, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने देखा था महाजनपद काल, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि महाजनपद काल जो है वो 600 ईसा पूर्व के समय पे इसकी शुरुआत होती है और अलग अलग 16 महाजनपदों का उदय होता है। उन 16 महाजनपदों में ये कुछ ऐसे वंश हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, है ना। पहला था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, और उसी के बाद आता है मौर्य साम्राज्य का गठन होता है। मौर्य साम्राज्य को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये देखना है कि जो 600 ईसा पूर्व है उससे लेकर 324 ईसा पूर्व के बीच में इन अलग अलग वंशों का उद्भव हुआ और इसी दौरान कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जैसे ईरानी, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण, उसे हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे, आक्रमण, है ना। अभी फिलहाल हम इन वंश पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि हर्यक वंश जो है इसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। अब देखिए ये जो बैकग्राउंड है, इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि 600 ईसा पूर्व में आखिर ऐसा होता क्या है कि महाजनपद काल का उदय हो जाता है ना। इसके पहले तो वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल आता है। ऐसी क्या घटना होती है कि ऐसा हुआ? इस समय पे लोहे की खोज होती है और लोहे की खोज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्या आता है कि कृषि उपकरणों का विकास होने लगता है, जिस कारण से कृषि की वृद्धि होती है। सैन्य उपकरणों का विकास होने लगता है, जिस कारण से सेना और ज़्यादा समृद्ध होने लगती है, विशाल होने लगती है। और अभी तक जो संगठनात्मक जो जीवन चल रहा था, ठीक, कबीलाई जीवन, अब वहाँ पे क्षेत्रीयता की भावना का विकास होता है और अलग अलग साम्राज्यों का गठन होने लगता है ना। तो इसीलिए हमको अलग अलग समय पे अलग अलग शक्तिशाली वंश देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मगध का उत्कर्ष के साथ ही एक वंश का उदय होता है, वृहद्रथ, ठीक। ये एक व्यक्ति होता है और इसकी जो राजधानी होती है वो राजगृह गिरिव्रज होती है, ठीक है। राजगृह का ही प्राचीन नाम गिरिव्रज था, ठीक। जो सबसे महत्वपूर्ण वंश है वो हमें याद रखना है कि सबसे पहला वंश था हर्यक वंश और इस वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, जिसकी राजधानी भी राजगृह ही थी, ठीक। तो सबसे प्रमुख राजधानी, पहली राजधानी मगध की कौन सी थी? राजगृह थी। पहला वंश था हर्यक वंश और संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक। ये चीज़ हमने जान ली। दूसरी, उसके बाद जो वंश आता है वो शिशुनाग वंश आता है। इस वंश को समाप्त होकर शिशुनाग आता है और शिशुनाग वंश समाप्त होकर नंद वंश आता है और उसके बाद नींव रखी जाती है मौर्य साम्राज्य की, ठीक। तो हमने देख लिया बिंबिसार। अब हम सभी जितने भी शासक हुए हैं उन सबको एक बार देख लेते हैं। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार और राजधानी थी राजगृह। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु और अजातशत्रु का उदयन, ठीक। अब इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? हर्यक वंश तो नाम है, क्योंकि इस वंश में जितने भी शासक होते हैं वो अपने पिता की हत्या कर करके गद्दी अपनाते हैं ना। जैसे कि बिंबिसार की हत्या करते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु के उदयन। इसलिए अगर आपसे ऐसा प्रश्न आए कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है तो हमें याद रखना है कौन सा? हर्यक वंश। और इसकी शुरुआत जो है वो 544 ईसा पूर्व में होती है ना। वैसे तो ये जो साम्राज्य है महाजनपद काल, इसकी शुरुआत 600 ईसा पूर्व में होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वृहद्रथ जो था उसने पहले स्थापना की थी, इसलिए यहाँ से शुरुआत होती है 544 ईसा पूर्व में। समय काल भी आपको याद रखना है। अब हमने यहाँ पे देख लिया, पहला संस्थापक था बिंबिसार, उसका पुत्र आता है अजातशत्रु और फिर उदयन। अब उसके बाद शुरुआत होती है नंद शिशुनाग वंश की, जिसका संस्थापक होता है शिशुनाग और वो अपनी राजधानी अब बनाता है वैशाली को। यहाँ पे राजधानी होगी परिवर्तित और शिशुनाग का पुत्र होता है कालाशोक। उसके बाद आता है नंदवंश, ठीक। नंदवंश भी अपनी राजधानी परिवर्तित कर देता है। संस्थापक कौन? महापद्मानंद और राजधानी अब कौन बन गई? पाटलिपुत्र। उसके बाद महापद्मानंद का पुत्र होता है घनानंद और घनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड हमने देखा। अब हम इसके संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं वो लगाते हैं, है ना, ताकि ये टॉपिक हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाए। मौर्य साम्राज्य को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। और उसके अलावा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि महाजनपद काल में 2 मध्य प्रदेश से भी राजधानी थी, एक अवंती और एक चेदी, ठीक। अवंती का राजा जो था उस समय पे चंडप्रद्योत था। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी और किसने की थी? तो ये की गई थी बिंबिसार के द्वारा ना, पहला शासक था ये। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का शासनकाल लगभग कब से कब तक था, और ये था 544 से 413 ईसा पूर्व तक, ठीक। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ स्थापित की थी और सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? गिरिव्रज है। उसके बाद जो आता है शिशुनाग वंश, उसकी राजधानी हम देखते हैं कि वैशाली आएगी। उसके बाद जो नंद वंश आएगा उसकी पाटलिपुत्र आएगी। यहाँ तक कि जो
मौर्य वंश आएगा उसकी राजधानी भी हमें पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, राजगृह। अगला है बिंबिसार ने मगध का विस्तार किस नीति के माध्यम से किया था। बिंबिसार ने बहुत सारे विवाह किए थे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, और उसके बाद उसने युद्ध का भी सहारा लिया था। तो उसका जो सही उत्तर है सैन्य विभाजन और विवाह गठबंधन दोनों, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। अगला है अजातशत्रु ने किस युद्ध में कौशल के राजा को हराया था, और किस युद्ध में हराया था कौशल के राजा को, तो उसने हराया था काशी और कौशल के युद्ध में। ठीक, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला है हर्यक वंश के दौरान मगध ने किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था, और किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक, तो हर्यक वंश के दौरान मगध ने किसी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था और अंग पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है अजातशत्रु ने किस धर्मों का समर्थन किया था। अजातशत्रु के समय पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, लेकिन उस समय पे जैन धर्म भी काफ़ी प्रचलित था, तो इन्होंने दोनों धर्मों को संरक्षण दिया था, बौद्ध जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो सी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। ठीक, देखिए उदयन था, आपने 3 राजा देखे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उदयन का पुत्र भी था नागदशक, और नागदशक की हत्या के बाद ही शिशुनाग वंश का उदय होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा हर्यक वंश का पतन किसके द्वारा किया गया था। तो हर्यक वंश का जो पतन था वो किया गया था शिशुनाग के द्वारा, और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बिंबिसार का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन था, अजातशत्रु था, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, और किसने की थी शिशुनाग की, तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। फिर शिशुनाग वंश का शासनकाल लगभग कब से कब तक था, कितने समय तक था, तो हमने देखा 544 से 413 तक किसका था, तो हर्यक वंश का था। फिर 413 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश, और उसके बाद जो आता है वो नंद वंश आएगा। अगला है शिशुनाग ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, पहले कौन सी थी, राजगृह, फिर वैशाली, और उसके बाद पाटलिपुत्र जो है वो नंद वंश की राजधानी बनती है। चलिए अगला है शिशुनाग ने किस शक्तिशाली राज्य को परास्त किया था, और किसको किया था, तो अवंती को किया था। शिशुनाग ने अवंती को परास्त करके उसके राजा चंडप्रद्योत से अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा शिशुनाग वंश के दौरान मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी। तो शिशुनाग वंश के दौरान मगध की जो राजधानी थी वो स्थापित की गई थी पाटलिपुत्र में, है ना, शिशुनाग वंश के दौरान। देखिए पहले जो था उनके पास वैशाली थी, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं वो पाटलिपुत्र जो होता है उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक, प्रारंभिक राजधानी वैशाली थी, बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है, उसी को कैरी फॉरवर्ड कौन करता है, नंदवंश करता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो शिशुनाग का वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कालाशोक, शिशुनाग का पुत्र, है ना। अगला है कालाशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, ये हमने देखा था। इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम बौद्ध संगति और जैन संगतियों का विस्तार से उल्लेख करेंगे। ठीक, अगला है शिशुनाग वंश के शासकों ने किस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया था। तो शिशुनाग वंश के द्वारा देखिए बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया गया था। ठीक, शिशुनाग वंश के द्वारा। इस समय पे हमने देखा कि भैया जो कालाशोक है उसने बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था, है ना, तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। शिशुनाग वंश का पतन किसके द्वारा किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था। तो शिशुनाग वंश का पतन जो है वो महापद्मा के द्वारा किया गया था, और नंदवंश की स्थापना हुई थी। ठीक, उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, और कौन था। तो इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। देखिए आपने देखा शिशुनाग के बारे में, कालाशोक के बारे में, लेकिन एक अंतिम शासक भी था नंदीवर्धन, और उसी की हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना होती है ना। चलिए अगला है शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो मगध का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था, तो वैशाली था, है ना, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक, पाटलिपुत्र, माफ कीजिएगा पाटलिपुत्र, क्योंकि हमने देखा द्वितीय राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र बन जाती है, और व्यापारिक केंद्र भी कौन बन जाता है, पाटलिपुत्र। अगला है शिशुनाग वंश ने किस क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और किस क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में, तो ये जो है काशी और कौशल, ठीक, ये इन दोनों को शामिल कर लिया था। अगला है कालाशोक की मृत्यु कैसे हुई थी, और कालाशोक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हत्या से। ठीक, उसकी हत्या कर दी गई थी। अगला है शिशुनाग वंश के शासकों ने किस प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया था। तो उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था को लेकर आए थे। ठीक, इसलिए उनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी सुदृढ़ था। शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध की सैन्य शक्ति का आधार क्या था। तो क्या था इनकी सैन्य शक्ति का, विशाल सेना और युद्ध के हाथी। अगला है नंद वंश की स्थापना किसने की थी और किसके द्वारा की गई थी। तो नंद वंश की स्थापना जो है वो महापद्मा नंद के द्वारा की गई थी।
अगला है नंद वंश का शासनकाल लगभग कब से कब तक था। तो इनका जो शासनकाल था वो हमने देखा कि 345 से 321 तक का था और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक, चलिए अगला है महापद्मानंद जो है वो किस उपाधि से जाना जाता था, और ये एक राट उपाधि के नाम से जाना जाता था। और इस उपाधि का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कि उड़ीसा से मिलता है। और इसी अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सबसे पहले हमें भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है ना इस नाम का। अगला है नंदवंश ने मगध साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र तक किया था, और किस क्षेत्र तक किया था, तो इसने मध्य, दक्षिण और पूर्वी भारत, पूरे भारत में इसने विस्तार किया था अपने साम्राज्य का। अगला है नंदवंश की सेना की विशेषता क्या थी, तो एक विशाल सेना थी और सुसंगठित सेना थी इसकी, है ना, ये इसकी खासियत थी। अगला है नंदवंश के शासन में मगध की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो केवल कृषि और व्यापार दोनों हुआ करता था, है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदवंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, ठीक, नंदवंश का, और इसी की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है नंदवंश का पतन किसके द्वारा हुआ था, तो नंदवंश का जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर किया था। नंदवंश के शासकों को किस कारण से अलोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि अत्यधिक कर थोपते थे जनता पर, उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी कठोर हुआ करता था ना, कठोर शासन व्यवस्था थी, ये इसका सही जवाब है। अगला है महापद्मानंद ने कितने राज्यों को जीतकर मगध में शामिल कर लिया था, और इसने कुल 9 राज्यों को जीता था, ठीक, ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला है नंदवंश के शासनकाल में मगध की राजधानी कौन सी थी, तो नंदवंश के शासनकाल में मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, है ना, ये चीज़ भी याद रखना है। नंदवंश के शासकों ने किन धर्मों को संरक्षण दिया था, तो जो नंदवंश के शासक थे इन्होंने जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को संरक्षण दिया था, ठीक, इनके समय पे दोनों धर्मों को संरक्षण दिया गया था। अगला है नंदवंश की सेना ने कितने सैनिकों की संख्या बताई जाती है, देखिए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सैनिक हुआ करते थे उस समय पे, तो 2 लाख सैनिक और 20,000 घुड़सवार हुआ करते थे। इसके अलावा जो घनानंद था उसका चाणक्य से क्या विवाद था, तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, ठीक, और वही चोट जो है वो चाणक्य के दिल पर लगी थी, और उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य, तुम्हारा जो वंश है इसका अंत ना कर दूं और जो है मगध का एक नया साम्राज्य ना खड़ा कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उसी प्रण के कारण वो चंद्रगुप्त को एक आम इंसान से मगध साम्राज्य का एक राजा बना देते हैं, ठीक। तो एक बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी है, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा। अगला है नंदवंश के पतन के बाद मगध में किस वंश ने शासन स्थापित किया था, और किस वंश ने स्थापित किया था, तो मौर्य वंश ने किया था, ठीक। ये हमारा जो है अंतिम प्रश्न था, और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और महत्वपूर्ण लेक्चर में। धन्यवाद।